बिहार से आता हूँ, हिंदी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि करना क्या है। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लाया है और कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया नहीं हूँ। आईएम नहीं था, मैं आईएम में नहीं गया था, तो प्रेजेंटेशन बनाना भी नहीं आता है। तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं देखिएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा कि जर्नी कैसी रही है और क्या किया है और क्यों किया है। सब लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। एक सिमिलर क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज सॉल्व करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सब क्यों किया गया था। तो मेरे को बोला गया था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताने के लिए। मतलब कि बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं जो कि मैं आपको बता दूँ या आप किसी से सीख ले और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोडक्ट कहाँ पे आप उसको लॉन्च कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर्म कैसे करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। ये तीन चीज अगर देखेंगे, इसको बाद में मैं स्टोरी से क्लोज भी करूंगा। ये 3 यूज ऑफ मार्केटिंग हम बोलते हैं। हम मार्केटिंग में हमेशा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम मार्केट को बहुत ज़्यादा डेटा से बहुत कुछ पूछने लगते हैं। तो डेटा भी फिर चेंज, अगर डेटा को ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, कभी रिसेंट मीम था कि डेटा को ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो फिर वो वही बताएगा जो आपको जानना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये 3 चीज को, लास्ट वाला साइड पे, ये इस 3 चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी मार्केटिंग का आइडिया है वो अल्ट्रा सिंपल होना चाहिए कि लोग उससे रिलेट कर सकें। ऐसा कुछ हम नहीं बना दें, ऐसा कुछ हम एडवर्टाइजिंग में लेके नहीं आ जाएं कि हमको किसी को समझने में ही बहुत टाइम लगे। आइडिया यूनिक होना चाहिए और आइडिया यूजफुल होना चाहिए। आइडिया कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये 3 यूज है मार्केटिंग के, इसको हमेशा याद रखिएगा और यही हमने इम्प्लीमेंट किया। ये इसको आगे मैं स्टोरीज में बताऊंगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया इसको। और डेटा अभी भी ज़रूरी है क्योंकि अब हम जिस यहाँ पे जो भी बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे वो लोग सब मोस्टली टेक एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे और टेक में, इंटरनेट में डेटा बहुत अवेलेबल है और हमको डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता आया था, जिसमें कि त्रिवागो ने भी वेंचर किया, जब मैं था त्रिवागो में तो हम लोग एक टीवी एडवर्टाइजिंग जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल मॉडल है, हमने उसमें वेंचर किया और अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंज किया। जो नॉर्मल टीवी बाइंग है, जिस तरीके से लोग टीवी पे मीडिया खरीदते हैं, वो सब चैलेंज हुआ। लोग बोलते थे कि इस तरीके से होता नहीं है, हम लोग तो 30 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं और ये मार्केटिंग मीडिया बाइंग इस तरीके से होती है। तो लेकिन उन सबको चैलेंज करने के लिए ये एक बहुत सिंपल से मॉडल था जिसको कि मैं त्रिवागो का एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले है डिज़ाइन करें टेस्ट को, आउटकम किस तरीके से कैप्चर करना है और फिर डेटा से प्रूव करें उसको। तो हर बार क्या होता है कि टीवी एडवर्टाइजिंग मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है और मोस्ट कंपनीज जो टीवी पे एडवर्टाइज करती हैं उनको लगता है कि हमारा एक बजट है और ये बजट में अगर इतना इनकम आता है, इतना प्रॉफिट है, तो इतना परसेंटेज हमारा मार्केटिंग में जाएगा। लेकिन त्रिवागो में उस तरीके का नहीं था। त्रिवागो में जितने भी कंट्री मैनेजर्स थे वो अपने आप में सब एक एंटरप्रेन्योर थे और उन सबको एक फिक्स्ड और लिमिटेड बजट दिया जाता था, एक सर्टेन ROI पे, कि अगर इतना आप अचीव कर लेते हैं तो आपको एक और टॉपअप मिलेगा। तो हम लोगों ने किस तरीके से मॉनिटर करना शुरू किया कि मॉनिटर करना ज़रूरी था। टीवी का मॉनिटरिंग के अलग अलग तरीके हैं, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी था। तो हम लोग क्या करते थे कि जितने भी टीवी एड्स एयर होते थे, और बहुत लोग का कंप्लेन रहा था, जो लोग इंटरनेट पे ट्रोल करते रहते थे कि इतना फ्रीक्वेंसी क्यों है, इतने बार बार ये ऐड क्यों आ रहा है। तो ये सब मेजर्ड था। हम देखते थे कि टीवी ऐड जब एयर हुआ है उसके बाद हमारे वेबसाइट पे हम उसको 4 से 5 मिनट का ही विंडो देते थे कि 4 से 5 मिनट के विंडो में जितने यूजर्स हमारे वेबसाइट पे आ गए, चाहे तो वो डायरेक्टली URL को लिख के आए, trivago.in लिखा उन्होंने, या फिर गूगल पे जाके मिसस्पेल किया और फिर त्रिवागो पे आए, उन सबको हम एलोकेट करते थे ऐड के साथ में कि 5 मिनट के विंडो में कितने सारे लोग आए हैं। तो हम उससे निकाल सकते थे कॉस्ट पर विजिट, कि हम एक यूजर को जब लेकर के आते हैं तो उसका कॉस्ट क्या होता है। तो ये मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि जो लोग आगे एंटरप्रेन्योरशिप में रहेंगे तो वो इस डेटा को इस तरीके से एनालाइज करें। हर एक चीज को, कोई भी डेटा
और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे लेवल पे अगर उसको हम मेजर कर पाते हैं तभी उसको हम स्केल कर पाएंगे। तो ये हमारा थ्रिवागो का उसमें मॉडल था कि हम हर एक बार कभी भी हम कोई बड़े इसके साथ चैनल के साथ शुरू में नहीं गए। छोटे छोटे चैनल्स को टेस्ट करो, क्योंकि शुरू में हमारे फाउंडर्स का भी मानना था कि शुरू में हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारी गोलियां चारों तरफ चलाओ, अगर एक भी अगर जगह पे लगती है तो फिर हम कैनन बॉल के साथ आएंगे। तो वही स्ट्रैटेजी हमने इंडिया में अपनाया और हम बहुत सारे चैनल्स पे गए, बहुत सारे टाइम बैंड्स देखे। लोग प्राइम टाइम लेते हैं, लोग सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़े लोग को इन्वॉल्व करते हैं। हमने वो सब कुछ अवॉइड किया जो भी इंडिया में ट्रेडिशनली चल रहा था या फिर मेजॉरिटी मार्केट में चलता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हर बार अगर आपको कुछ नया करना है तो स्टेटस को चैलेंज करना पड़ेगा। जो यथास्थिति है और जैसे सब लोग करते आ रहे हैं, अगर आप भी वही करते रहेंगे तो आप उसी फ्लो में रहेंगे। तो आपको कुछ तो अलग करना था। तो इसके चलते फिर ये है कि टेस्ट सेटअप करने के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे। तो अब इसमें मैं आ रहा हूँ कि कमर्शियल्स के ऊपर बहुत सारे लोग जो कमर्शियल्स अभी बनते हैं बहुत इमोशनल बनते हैं, उसमें अच्छी स्टोरीज होती है। आपको बहुत सारे कमर्शियल्स के गाने याद हो जाते हैं, नाम याद हो जाते हैं। तो एक अभी जो सेगमेंट है जिसमें कि मैं एडुमर्शियल्स पे फोकस करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ जो अभी की सर्विसेज ऑफर हो रही हैं, जो इंटरनेट कंपनीज ले करके बाहर आ रही हैं, मोस्ट सर्विसेज हम लोगों ने पहले यूज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल से नया क्रिएट हो रहा है, ये सब कुछ इनोवेटिव है और इसको ऑडियंस को समझाना पड़ेगा हमको कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसलिए ये एक नया वर्ड है। इन्फोमर्शियल भी आपने सुना होगा, इन्फोमर्शियल या फिर एडू कमर्शियल। तो हमने भी वही किया थ्रिवागो में कि ये एक तो पहला था कि थ्रिवागो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि हम लोग नॉर्मली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। थ्रिवागो एज ए प्रोडक्ट नहीं, बार्गेन करना कि हमको जब भी कोई सामान खरीदना है तो कम से कम 3 दुकान में हम चेक करेंगे और उसके बाद चौथे दुकान से शायद हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे वही लगा कि ये तो इंडिया के कल्चर में है कि हम बिना नेगोशिएट किए हुए, बिना 5 दुकान पूछे हुए हम तो कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन ये बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि इस तरह का प्रोडक्ट ये काम करता है। अगर मैं कोई और नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी को लेकर के आता और ऐड करता और कोई इमोशनल ऐड लेके आता तो लोग सोचते कि मैं एक दूसरा मेक माई ट्रिप या यात्रा या फिर ट्रैवल गुरु को मैं एक दूसरी कंपनी आ गया हूँ, लेकिन हम वो नहीं कर रहे थे। तो हमारा जो काम था एडुमर्शियल से हम वो करना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली हमको कोई भी ज़्यादा बकवास नहीं करना है, हमको सिंपली बताना है कि ये वेबसाइट करती क्या है और जितने से लिमिटेड वर्ड्स में हमको उसको बस एक्सप्लेन करना और बार बार एक्सप्लेन करना है। तो इससे क्या हुआ था कि जो हमारे पार्टनर्स भी थे जिनको हम लोग ट्रैफिक देते थे, तो हम लोगों ने टीवी को जब टारगेट कर रहे थे तो टीवी से हम लोग बहुत सारे फर्स्ट टाइम ऑडियंस लेकर के आ सके। नॉर्मली होता है कि जब ऑनलाइन कंपनी होती है, इंटरनेट कंपनी होती है, तो हमारा फोकस ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा होता है और हमको लगता है कि जो लोग ऑनलाइन हैं, जो इंटरनेट पे ऑलरेडी हैं, वही हमको यूज़ करेंगे, तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे था कि हम ऑफलाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट सेट ऑफ ऑडियंस है और जिस तरीके से इंटरनेट और इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा था, हर दिन बहुत सारे लोग को फर्स्ट टाइम इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा था। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि व्हाट्सएप और बाकी और चीज़ को छोड़ कर आप होटल भी अपना सर्च कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और उसको बहुत सिंपली बताना था। तो उसके लिए हमको कोई एक सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं थी और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि किस तरीके से ये ऐड किया जाएगा। ये स्टोरी बाद में आएगी, मेरे ख्याल से लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्यों आया, वो डाउट भी क्लियर करूंगा। तो ये एडुमर्शियल है। नेक्स्ट स्लाइड। और एडुमर्शियल, क्योंकि जो नए एज है उसमें एडुमर्शियल आएगा और उसके बाद फिर बात होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। कल का जो भी आपका सेशन था उसमें मैंने सुना बहुत ही कोई बड़े फेमस यूट्यूबर्स भी यहाँ पर आए हुए थे जो कि अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में उन लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा नया ट्रेंड है जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी, इसको भी आप 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कि जैसे कि ये मैंने इसके बारे में बात किया कि इनमें से शायद टेक्निकल गुरुजी कल थे आपके साथ, गौरव शर्मा थे आपके साथ। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल, जो कि एक्सटर्नल मार्केटिंग में डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स हैं। और एक एग्जांपल मैं इलॉन मस्क का देना चाहूँगा। इलॉन मस्क, टेस्ला और उसकी जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का कोई भी एक फिक्स्ड मार्केटिंग बजट भी नहीं है
और उसमें वो मार्केटिंग पे स्पेंड भी नहीं करते हैं। तो फाउंडर या फिर सीईओ एक इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है कि टेस्ला एक पीआर इवेंट करता है? आप लोगों में से कितने लोग को ये वीडियो पता है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है? आप लोगों ने देखा है, सबने देखा है। तो ये एक नॉर्मल पीआर इवेंट था। अभी लोग गैस करते रह गए कि वो कांच गलती से टूटा था कि उसने जानबूझ के तोड़ा था, लेकिन ये एक ऐसा जिस तरीके से उसको लाया गया मार्केट में और इतना वायरल हुआ वो कि टेस्ला बिना कुछ मार्केटिंग में स्पेंड किए हुए 2 लाख से ऊपर गाड़ी की बुकिंग कर लिया उन्होंने। तो ये भी एक तरीका है। तो जो यंग एज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये भी बोलूंगा कि अपने आप को भी प्लेस करो कि तुम जिस टॉपिक पे या जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप उसको देखना है कि मैं उसमें खुद भी एक इन्फ्लुएंसर बनूं, तो उसमें क्या डेटा है, उसमें किस तरीके से बात करना है। तो इन सब चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए जितने नए एज के फाउंडर्स और को फाउंडर्स रहेंगे उनको बोलूँगा कि खुद का भी एक ब्रांड स्टैब्लिश करो। इंटरनेट को हम यूज़ बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है कि आप खुद अपने ब्रांड के इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो। और इसके चलते मैं बोलता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल देखने लायक है। और तीसरा वाला ऑप्शन होगा एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ पे लास्ट में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं उसी फेज से जा चुका हूँ। मैं त्रिवागो का एम्प्लॉय था, मैं इंडियन मार्केट का कंट्री हेड था मैं, और मुझे ब्रांड मार्केटिंग की तरफ से ऑफर हुआ था कि तुम ये ऐड करोगे नेक्स्ट साइट में। तो अब इसके बारे में अब पूरी कहानी इसके बारे में आएगी कि ये तो ये कैसे हुआ। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमको इंडिया से लोकल मॉडल्स मिले। हमको कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम चाहते थे कि कोई भी एक आम इंसान जैसे दिखने वाला, जो कि एक नॉर्मल इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वैसा कोई बंदा हमको मिले जो कि ये ऐड कर सके। लेकिन इंडिया का जो मेल मॉडल का इंडस्ट्री है, वो आधे लोग मुझे इंडियंस दिखते ही नहीं है उसमें, कि मतलब वो इतना अपने आप को ग्रूमिंग करते हैं और जिस तरीके के रहते हैं। तो हमने बहुत सारी कास्टिंग की वीडियोस देखी, हमने कुछ इंडियन मॉडल्स के साथ शूट भी किया, लेकिन वो मुझे कभी भी नहीं लग रहा था कि ये मासेस से या कॉमन आदमी से रिलेट करता है। तो जो ब्रांड मार्केटिंग का हेड था वो बोला कि तुमको इतना प्रॉब्लम है तो तुम ही खुद क्यों नहीं कर लेते हो। तो ये इस तरीके से जोक से स्टार्ट हुआ और बाद में वो सीरियस हो गया, बोला कि तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो। तो ये ऐड में ये शकल होने का भी कारण ये था कि मुझे बोला गया था कि तुम जाओ वहाँ पर और वहाँ मेकअप आर्टिस्ट होंगे, वो तुम्हारा हेयर कट और वो बियर्ड वर्ड देख लेंगे। मैं चला गया, बर्लिन चला गया मैं, और आज तक कभी मैं तो स्टिल फोटो से भी डरता हूँ। तो जब वीडियो कैमरा मेरे सामने आएगा तो मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। एक्टिंग तो वैसे भी नहीं आती है, तो बहुत डरा हुआ था। और इन्होंने बोला कि नहीं, अभी देखो मेकअप आर्टिस्ट सबको आने में टाइम है, तो तुम ऐसा करो कि कैमरा के सामने खड़े हो जाओ, हम कैमरा का सेटअप कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये किस तरीके से तुमको कहाँ खड़ा होना है, तुम्हारे लाइन्स रिपीट करो, याद है कि नहीं। मैं वो कर रहा था और तब तक उन्होंने बोला कि 2 लाइन मिल गई, इसको कट करो, 2 लाइन हमको मिल गया है। तो मैं बोले नहीं, मैं तो प्रिपेयर नहीं था, मेरे शक्ल देख लो, मतलब ये ऐड तो जा नहीं सकता है टीवी पे, ये कैसे होगा। तो बोला नहीं चलो हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, देखते हैं इसको, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो अब मैं इसको रिलेट करूंगा मेरे पुराने वाले स्लाइड से ही। तो हमने ऐड बनाया, ऐड बना करके हम लेकर के आए और हमने बोला कि नहीं, मतलब ये पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को उस तरीके से सोचने के लिए बनाया गया है, और वो शायद उसके लिए हमारा ग्लैमर और वो बॉलीवुड और वो जिस तरह से डिज़ाइन है कि हमको लगता है कि हम कुछ ही लोग को देख सकते हैं कि यही लोग ऐड कर सकते हैं, और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके अलावा कोई ऐड करेगा तो मतलब कोई भी थोड़ी ऐड कर सकता है, तो वो हम एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते हैं। तो ये ऐड आया और मैं भी उसी जगह से आया हूँ जहाँ से आप आ रहे हैं, मैं भी वैसे ही। मैंने बोला कि ये ऐड चल नहीं सकता, ये बिल्कुल ब्रांड के लिए सेफ नहीं होगा। तो ये हम लोग बहुत डाउट में थे, और उसके बाद फिर हम आते हैं कि हमने बोला कि चलो टेस्ट करते हैं इसको। तो पहले होता है वही, अब डेटा पे आया कि इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ गट फीलिंग पे या फिर मैं कंट्री मैनेजर हूँ, मैं डिसीजन ले लूँ कि नहीं मैं ही ऐड में आऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ख़ास करके जब आप जो वर्क कल्चर जर्मनी और उसका है, मैं जर्मनी में था, दुसलडॉर्फ त्रिवागो का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मैं काम करता था। तो हम लोगों ने डेमोक्रेटली डिसाइड किया कि चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं और कंपेयर करते हैं बाकी और भी जितने एड्स हैं। तो इंडिया में मैंने सारे एड्स चलाए थे, जो अमेरिकन बंदा था उसका ऐड भी चला था, जो ब्रिटिश लेडी थी उसका ऐड भी चला था। तब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था। तो हमने बोला कि अब इस ऐड को चलाएंगे। तो हमने पहले इसको एक क्लोज पैनल को भेजा कि आप लोग सब ये एड्स देखिए, और हमको ऐड और ऐड के मॉडल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मैसेज क्या दे रहा है आपको समझ में आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है। तो हमने 2 इंग्लिश ऐड और ये एक इंग्लिश, ये भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि इस ऐड में ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना इंग्लिश बोल रहा हूँ।
तो वो मुझे लगा था कि जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश बात करते हैं। जब जहाँ पे समझ में आया तो हिंदी के वर्ड यूज़ किए, इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए। तो मैंने जानबूझ करके ये कमर्शियल का पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था और इसको हम टेस्ट में लेकर के गए तो अमेरिकन बंदे को मैंने डिफीट किया था सारे पॉइंट्स में। जो ब्रिटिश लेडी थी उससे किसी पॉइंट्स में मैंने कम स्कोर किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि फिर भी ये अच्छा जा रहा है, इसको एक बार आप टीवी पे जाके टेस्ट करके देखते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि इसको क्लोज एनवायरनमेंट में हम ऑनलाइन वीडियो पे लेकर के गए। तो जो लोग पहले टीवी पे, तो ये ऐड बहुत बाद में आया, पहले इंटरनेट पे चल रहा था, ऑनलाइन वीडियोस में आ रहा था। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो फिर क्या होता है कि आपको टैगिंग और जिस तरीके से आप उसकी ट्रैकिंग करते हैं उससे बिल्कुल एग्जैक्ट रिएक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो टीवी में जो कि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में वो पॉसिबल होता है। तो हमने जब उसमें ट्रैक किया तो ऑलमोस्ट 200% का इंक्रीज था कि अगर हम अमेरिकन मॉडल को चलाते हैं और अगर इसको चलाते हैं, इतनी ट्रोलिंग होने के बाद भी अगर इसको चलाते हैं तो हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा था। मैं मार्केटिंग का बंदा था तो मैंने बोला कि हमारा काम है वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आना, और जब ये ट्रोलिंग चल रही थी तो ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा था। तो हमने बोला कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और रही बात कि ट्रैफिक आ गया है, ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट का इशू है, प्रोडक्ट उसको देखेगा। मार्केटिंग वाले बंदे का काम है कि अपने रोल्स डिफाइन होते हैं, हमारा काम है कि हमको ट्रैफिक लेके आना, ट्रैफिक लेके आए। और इसके चलते और इसी तरीके से फिर हम इस ऐड को रिपीट करते गए और अचानक किसी एक दिन कुछ लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए। तो जब किसी ऐड पे जब अब मीम बन जाता है तो मतलब कि वो ब्रांड अब आ चुका है, मार्केट में बिल्कुल घुस चुका है, तो हमने उस पर रिएक्ट भी नहीं किया। ये भी एक तरीका है डील करने का, क्योंकि बहुत सारे मीम फनी थे उसमें, बहुत सारे मीम उतने अच्छे भी नहीं थे। तो लेकिन उसको ब्रांड से एसोसिएट करना या फिर उसके साथ, तो हमने सबसे जो बेस्ट पार्ट हमने उसमें अप्लाई किया कि हमने इग्नोर किया कि हम इस पे ऑफिशियल कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे। मैं पर्सनली अगर मुझे लोग टैग करते थे तो मैं उसको वापस रीट्वीट करता था या फिर उस पर हंस देता था अगर वो जोक है तो। बहुत लोग गालियां भी दे रहे थे, लेकिन वो शुरू में शायद 1-2 दिन के लिए परेशानी भी हुई थी कि मतलब मैं तो अपना काम कर रहा था, मतलब इनको क्या दिक्कत है, मैं तो, मुझे कहा गया टीवी में ऐड में जाके तुम खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, तो लोग इतने क्यों परेशान हो रहे हैं। तो 1-2 दिन का फेज था और उसके बाद हम ट्रोल से भी डील करते गए और हमने कभी ट्रोलिंग को नेगेटिवली नहीं लिया, जो जोक्स अच्छे थे उसको शेयर किया। तो ये भी एक तरीका होना चाहिए कि जो करंट एज ब्रांड्स हैं जो कि ट्रोल के रिएक्शन पे रिएक्ट करने लगती हैं, आपको रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। ट्रोल एक हर चीज की ट्रोलिंग, कोई भी जो जोक बन रहा है वो एक अभी सोशल मीडिया पे एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग है, एक स्टोरी लाइन है, एक तरह का एंटरटेनमेंट है। तो हर बार आपको उस पे आके अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपको इफेक्ट कर सकता है। तो मोस्ट टाइम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी जब आपकी कंपनी होगी, कुछ होगा, आप कोई स्टैंड लेंगे या फिर आप कोई ऐसा ऐड लॉन्च करेंगे तो ट्रोलिंग होगी, तो उस टाइम ट्रोल से लड़ते नहीं है जाकर के, आप कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वही आपको हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वाला सही। अब मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, मैंने मास्टर की है। ये हमारे 3-4 बैच एक साथ अभी कुछ दिन पहले इवेंट हुआ था, उसका फोटो है। तो ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कि ऐड मैं भी करने को तैयार हो गया था और मैं बोल रहा था कि मतलब ये ऐड अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं इसमें खड़ा हो सकता, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी की मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैंने कभी कोई मॉडलिंग नहीं की है, मैं कभी एक्टर नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। इस क्लास में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हम लोग लगभग 27 स्टूडेंट्स थे 16 नेशनैलिटीज से। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग देता है कि हम जिन लोगों को जानते नहीं हैं, जिनके बारे में हम कहानी सुनते रहते हैं, और एक दूसरे के साथ जब हम काम करते हैं तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे एक दूसरे को। बहुत सारी चीज़ आगे दुनिया में आएगी हमारे पास जो कि हमको बोला जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हमको और उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि हम जो डिवर्स बैकग्राउंड है लोगों का वो हम किस तरीके से एक्सेप्ट करें। तो ये कॉलेज का फोटो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे स्टूडेंट हैं। ये एक नॉर्थ इटली में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत लोग नाम जानते भी नहीं होंगे इसका, लेकिन ये इन लोगों ने जितने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला करके और वो जो डिवर्स कल्चर हम लोग को पढ़ाया है, तो मैं हमेशा क्लास को देख करके बोलता था कि
वर्ल्ड पीस पॉसिबल है। और तो इसी तरीके से ये सेम चीज़ मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि यहाँ भी मैंने भी सुना कि महाराष्ट्र के और भी बहुत जगह से, गांव से और भी बच्चे आए हैं और पूना के आसपास के कॉलेजेस से भी हैं। तो हमेशा एक डिवर्स बैकग्राउंड रखिए, आप जहाँ भी जाइए सिर्फ आपके लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलते हैं उनके साथ ही मत रहिए, और भी अलग अलग लोगों से मिलिए। और जब डिवर्सिटी आएगी तो इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के दिमाग भी आएंगे। तो इसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहता हूं, और आपके अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहूँगा। तो आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो सब हैं, उनको मैं आंसर करना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चंस बहुत हैं, हम बिल्कुल लाइटली ले सकते हैं, आप हर एक तरह का सवाल पूछ सकते हैं। Yes, sir. Actually, I wanted to ask you how to scale, Tesla has got up with the powered Cybertruck. So it was on a large scale. So how to spread awareness about a small product among the mass media? देखो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, जो भी नया स्टार्टअप आएगा, सबसे पहले देखना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो छोटा सैंपल भी वो तुमको खुद से एक पब्लिसिटी देगा। अगर छोटे सैंपल से लेके स्केल करने के पहले हमेशा छोटे सैंपल्स पे प्रूव करना है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोग यूज करेंगे। टैक्सीज थी ना हमारे पास, टैक्सीज थे, ऑटो रिक्शास थे, सब कुछ था हमारे पास ना। उसके बाद भी ओला और उबर आकर के उन्होंने मार्केट में जगह बनाई ना। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं उसको और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना। अभी किसी ने जोक मारा था कि शाम के 8 बजे के बाद उबर वाले को आपको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको लेके नहीं जाएगा, वो पूछता है कि सर ड्रॉप कहाँ है, उसके घर के पास है तो वो ड्रॉप करेगा। तो उसमें भी लोग अब इनोवेट करना शुरू कर देंगे, वो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया है। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो स्केल करना फिर दिक्कत नहीं होगा, वो अपने आप फिर स्केल होगा। Once you conduct an offline branding activity, say on television, how do you measure the value of that branding activity, assuming that somebody searches, clicks on a Google ad and then converts, so the direct attribution would be given to the online ad. The second question is that how do you value or how do you estimate overexposure of ads to an audience, because like you said, frequency has to be controlled. So assuming I've seen an ad 5 times on TV and I've maybe gone and converted also via Trivago, how do you quantify when are you overexposing a user to an ad? पहला वाला क्वेश्चन ऑफलाइन में मॉनिटरिंग करना, ऑफलाइन मॉनिटरिंग नो, हाँ ऑफलाइन में मॉनिटरिंग का कि ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ये टेस्ट डिजाइन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पैम्फलेट ले लेते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में मेजर करना। या फिर जो आउट ऑफ होम है होर्डिंग्स, क्योंकि त्रिवागो ने आज तक कभी भी नहीं किया, होर्डिंग में हमने कभी ऐड नहीं किया। कहीं होर्डिंग आपने देखा होगा तो हमको फ्री में मिला होगा शायद, हम होर्डिंग में बिल्कुल ऐड नहीं करते थे। इन ऑफलाइन मोड्स को भी चेक करने के तरीके हैं। इसमें ये पेटीएम में आकर के और वो इफेक्टिव लगता है QR कोड्स, कि हम वहाँ पे कुछ ऑफर्स चला सकते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि जिसको वो आपका एक्सपेंस होगा, अगर आप उसको डिस्काउंट भी दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो कितने लोगों ने वो कूपन यूज़ किया, कितने लोगों ने वो कोड को स्कैन किया, तो उस तरीके से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप टीवी पे, जब मैसिव लेवल पे आप जाते हो, तो फिर ये छोटे मीडियम को मेजर करना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आप टीवी पे फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी है, तो अगर पूना में अगर हम एक कोई भी न्यूज़पेपर लेकर के और उसको पूरे न्यूज़पेपर में एक दिन के लिए डाल देते हैं, तो उसका रीच क्या होगा, और टीवी में अगर 4 ऐड अगर 25 चैनल में एक दिन में पूना में चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, तो वो हमेशा छुप जाएगा, वो इफेक्ट भी आपको नहीं दिखेगा जब तक कोई डायरेक्ट कन्वर्जन या फिर कोड या फिर कोई ऑफर देकर के हम नहीं कर रहे। तो ऑफलाइन मोड करने के लिए, चेंज करने के लिए इसमें सेटअप करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। QR कोड एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको कहते हो, देखिए फ्रीक्वेंसी, हम लोग ऑनलाइन में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी फटीग की बात करते हैं कि वो क्या होता है कि इंडिविजुअल यूजर्स को फिर भी नहीं मॉनिटर कर सकते हैं कि ठीक है आप फ्रीक्वेंसी कैप लगा सकते हैं कि 3-4, ये ऑनलाइन में कर सकते हैं, ऑफलाइन में वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट यूजर नहीं मालूम है कौन सा यूजर देख रहा है आपको। तो ऑनलाइन में भी फ्रीक्वेंसी कैपिंग करते हैं, लेकिन ये जज कर पाना कि ये यूजर बोर हो गया है या ये और देखेगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो CPM लेवल पे होगा, हर एक 1000 इंप्रेशन के लेवल पे होगा, तो वो भी एक एक यूजर बेसिस पे वो जज करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, पता नहीं आप लोग कुछ अगर और कोई नया टेक लेकर के आएंगे, कोई ट्रैकिंग का कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो शायद आने वाले टाइम में वो हो सकता है।